बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 15.6 जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी तो समझिएगा, नॉर्मली हम एक रिएक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ H2 + I2 और इससे बनेगा 2HI। अब आपको पता है ये जो साइड है, ये साइड बचे हैं रिएक्टेंट की साइड, और ये जो दूसरी साइड है ये वाली, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हम इसको कहते हैं दिस इज़ द प्रोडक्ट साइड। अब अगर हम इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें ना, तो इस इक्वेशन के मुताबिक कि ये जो H2 हाइड्रोजन है इसका 1 मोल चाहिए, और I2 जो आयोडीन है उसका भी 1 मोल ही चाहिए, ठीक। और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा 2 मोल्स। ये बच्चे प्रैक्टिकल में इतना सिंपल नहीं है। प्रैक्टिकल में आप ऐसा नहीं लेते कि H2 और I2 दोनों 1-1 मोल ले लो। आप क्या करते हो, आप जो सस्ता रिएक्टेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा लेते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो हाइड्रोजन है ना ये बहुत सस्ती है और जो आयोडीन है ये महंगी है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आयोडीन जो है ना, फॉर एग्जांपल ये एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है, यानी महंगा है। तो आप इसको ज़ाया नहीं करना चाहोगे, आप यही कोशिश करोगे कि ये सारा ही यूज़ हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है बच्चे? जो सस्ती चीज़ है जैसा कि मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन, तो आप ये एक्सेस में लोगे। एक्सेस कहते हैं बहुत ज़्यादा, सच दैट कि हाइड्रोजन इतनी ज़्यादा होगी कि जो एक्सपेंसिव आयोडीन है वो सारी की सारी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी और हमारा जो कॉस्ट है वो पूरी हो जाएगी, यानी हमें एक्सपेंसिव का लॉस नहीं होगा। फिर क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा और एट द लास्ट कुछ एक्सेस या हाइड्रोजन बच जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आपने जानबूझकर इतनी ज़्यादा ली कि वो सारी यूज़ नहीं हो सकी, कुछ बच भी जाएगी, ठीक है, रिमेन कर जाएगी, बच जाएगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो आयोडीन है जो एक्सपेंसिव है वो सारा का सारा इस्तेमाल हो गया प्रोडक्ट बनाने के लिए, और इसका कुछ भी हिस्सा वेस्ट नहीं हो पाया, ठीक है। अब जो ऐसा रिएक्टेंट जो मुकम्मल तौर पे यूज़ हो जाए, देखें ना, आयोडीन मुकम्मल तौर पे यूज़ हो गया जबकि हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पे यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि उसका बाकी हिस्सा भी बच गया ना कुछ। तो ऐसा रिएक्टेंट जो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा? जो कि मुकम्मल तौर पर यूज़ हो जाता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो मुकम्मल तौर पे यूज़ नहीं होता, जैसा कि हाइड्रोजन जो आखिर में भी बच जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट, यानी हमने उसको एक्सेस में लिया होता है। अब आपसे एक सवाल आता है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को कौन कंट्रोल करता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट? आंसर इज़ बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट तो एक बहुत इजाफी चीज़ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है और उसमें एक्सेस में अभी भी बाकी भी बचा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं कर रहा। प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट होगी, ये कंट्रोल करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, सो देखिएगा, कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर reactants are not always mixed according to the stoichiometric ratio shown in the balanced chemical equation। यानी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम शो करते हैं ना, जैसा कि हाइड्रोजन 1 मोल चाहिए, आयोडीन 1 मोल चाहिए, हम इतना सिंपल वे में प्रैक्टिकली नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफन यानी अक्सर औकात एक्सपेरिमेंटल वर्क्स के अंदर 1 और मोर रिएक्टेंट यूज़ किया जाता है लार्ज एक्सेस में, यानी हम 1 या 1 से ज़्यादा भी हम जानबूझकर क्या करते हैं, लार्ज एक्सेस यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। दिस इज़ डन, ये किया जाता है डेलिब्रेटरी यानी सोच समझ कर, टू एंश्योर, ये करने के लिए कि जो अदर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है ना, यानी जो दूसरा महंगा, एक्सपेंसिव कहते हैं महंगा रिएक्टेंट जो है वो यूज़ किया जा सके कम्प्लीटली, यानी जो दूसरा महंगा रिएक्टेंट है वो ज़ाया ना हो, हम उसको मुकम्मल तौर पर यूज़ कर लें। इन दिस वे, यानी इस तरीके से द रिएक्टेंट विच इज़ यूज्ड इन एक्सेस
जिस रिएक्टेंट को आप ज़्यादा या एक्सेस में लेते हो वो लेफ्ट बिहाइंड, यानी बच्चे वो बच जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन के लास्ट पर वो कुछ बच भी जाता है। एंड अदर रिएक्टेंट, और जो दूसरा रिएक्टेंट होता है कंज्यूम्ड कंप्लीटली, और वो मुकम्मल तौर पे, कंज्यूम का मतलब होता है इस्तेमाल होना, वो मुकम्मल तौर पे हो जाता है इस्तेमाल। नाउ दिस रिएक्टेंट, यानी ये रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर, जो मुकम्मल तौर पर पहले ही कंज्यूम हो गया या इस्तेमाल हो गया, हम उसका नाम रखते हैं कॉल द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, देखिए दो रिएक्टेंट है ना, एक एक्सेस में है जो लेफ्ट बिहाइंड करता है यानी बाकी बच जाता है, और दूसरा है जो मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, उसी को बोलना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। आगे कहता है इन फैक्ट, यानी हकीकत में इट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट ही वो रिएक्टेंट है विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, उसकी क्या अमाउंट होगी, उसको कंट्रोल करने वाला रिएक्टेंट भी कौन सा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जी बच्चे, नेक्स्ट कहता है हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी अब हमें बोला गया कि एक लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट फ्रॉम द अमाउंट प्रोवाइडेड। देखिएगा ज़रा, मिसाल के तौर पे आपने जो लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है ना, पहला स्टेप ये है कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ओके, यानी आपको हाइड्रोजन का बेटा मैस दिया जाएगा, आपको आयोडीन का मैस दिया जाएगा, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। तो हमें इन दोनों में से मालूम करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो हम इनके मैस को इस्तेमाल करते हुए या इनकी अमाउंट को इस्तेमाल करते हुए मोल्स निकालेंगे। मोल्स का फार्मूला पता है आपको, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, सो जो इनकी अमाउंट, जो इनका मैस हमें दिया गया होगा, उसको मोलर मैस के साथ हम करेंगे डिवाइड, और हमारे पास निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला स्टेप समझ आ गई। स्टेप नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपने प्रोडक्ट के मोल्स निकालने हैं विच विल फॉर्म विद द गिवन मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, यानी अब आपने ये जो चीज़ है जो प्रोडक्ट है, दूसरे स्टेप में आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं प्रोडक्ट के। ठीक, और ये मैस के ज़रिए नहीं निकालोगे, यानी प्रोडक्ट का मैस नहीं दिया गया होगा। इनफैक्ट हम जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा ना कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेंगे कि अगर इसके इतने मोल इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसके इतने बन रहे हैं, यानी हम कंपैरिजन से निकालेंगे। स्टेप नंबर 3 कहता है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट। अब आपने दोनों रिएक्टेंट में से आइडेंटिफाई करना है किसको, जो कि गिव यानी हमें दे लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की सबसे कम अमाउंट दे, एंड दिस रिएक्टेंट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। मिसाल के तौर पे देखें, प्रोडक्ट के आपने निकाल लिए मोल्स। अब आपने देखना है कि दोनों रिएक्टेंट में से, हाइड्रोजन में से, आयोडीन में से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो प्रोडक्ट कम बना रहा है, प्रोडक्ट कम बना रहा है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है 1, आयोडीन जो है प्रोडक्ट बना रहा है 2। तो अब प्रोडक्ट कम कौन बना रहा है, हाइड्रोजन 1 बना रहा है, आयोडीन 2 बना रहा है। तो आयोडीन ज़्यादा बना रहा है तो हाइड्रोजन कम बना रहा है ना, तो हाइड्रोजन जो कम बना रहा है हम इसी को बोल देंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग एल रिएक्टेंट आर। तो आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप यही है, आपने दोनों रिएक्टेंट में से ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से प्रोडक्ट कौन सा रिएक्टेंट कम बना रहा है। जो कम बना रहा होगा बेटा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जी बच्चे, अब हम इसके रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं 15.16। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट मालूम करनी है इस एग्जाम्पल में। और ये कब पैदा हो रही है, जब 25 ग्राम ग्लूकोज रिएक्ट करता है 40 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो ये देखें नीचे इक्वेशन लिखी है, ये है ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन, और इससे पैदा हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट निकालनी है जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन 40 ग्राम और 25 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, आगे लिखा है इन द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। बेसिकली ये गलत है, ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशन नहीं है, ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, लेकिन ये हमारे काम की बात नहीं है। जी बच्चे, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं
C6H12O6 यानी ग्लूकोज मिल रहा है 6 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और आगे बन रहा है 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। जी नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, मैं लिख लेता हूँ C6H12O6 जिसका नाम बचे ग्लूकोज है, इसकी जो अमाउंट इस्तेमाल की जा रही है वो 25 ग्राम है, जबकि ये जो ऑक्सीजन O2 है, ऑक्सीजन, इसकी जो अमाउंट हमें बताई गई है न्यूमेरिकल के अंदर दैट इज़ 40 ग्राम। और ये जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी अमाउंट हमने निकालनी है। सो हम लिखते हैं हमें अमाउंट निकालनी है किसकी, CO2 की, ये बेटा हमें मालूम करनी है। यानी बेसिकली हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट निकालनी है, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट और ग्लूकोज की अमाउंट गिवन है। तो बच्चे हमें यहाँ पे पहले ये पता करना है कि ये जो ग्लूकोज है या ये जो ऑक्सीजन है, इसके अंदर यानी इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लैक कलर से कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, तो अभी मैं पढ़ा के हटा हूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके 3 बेसिकली स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आप नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ स्टेप नंबर 1 है हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स दोनों रिएक्टेंट के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हम निकालेंगे, ठीक। तो आइए इसको निकाल लेते हैं। तो पहली चीज़ है मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी जो C6H12O6 है ना, ये O को ठीक कर लेते हैं, C6H12O6, इसके मोल्स निकालने। तो बच्चे मोल्स का आपको फार्मूला पता है ना, मैस आप पुट करेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मैस पुट करेंगे। मैस की वैल्यू, ये ग्लूकोज है तो ये रहा ग्लूकोज, उसका मैस यहाँ पे आपके पास बचे 25 है, ठीक है। तो 25 डिवाइड में मोलर मैस, ग्लूकोज का जो मोलर मैस होता है ना वो 180 होता है। अच्छा कैसे निकलेगा, हमने बार बार किया है। कार्बन का जो मैस होता है वो 12 होता है, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन का मैस होता है 1, उसको 12 से मल्टीप्लाई करें 12 ही रहेगा। ऑक्सीजन का मैस होता है 16, उसको 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर इन सब को ऐड करेंगे तो बच्चे टोटल आएगा 180। तो बच्चे जब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो 0.148 आंसर आता है और ये निकल आए मोल्स, ठीक है। यानी हमने अपनी जो पहली चीज़ है रिएक्टेंट ग्लूकोज, उसके मोल्स निकाल लिए तो वो आगे 0.148 मोल्स, ठीक। इसी तरह से हम मोल्स निकालेंगे दूसरे रिएक्टेंट के, दैट इज़ ऑक्सीजन, ठीक। तो देखिए मैं लिखता हूँ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2, फार्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन का मैस ओवर मोलर मैस इस्तेमाल करेंगे। अब ऑक्सीजन का मैस कितना है, तो बच्चे ये रहा ऑक्सीजन और उसका मैस है 40, ठीक है। सो ऑक्सीजन का मैस होता है 40 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 32। अच्छा ये कैसे निकला, देखें एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, साथ में 2 है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 आएगा। अब बच्चे जब मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करता हूँ तो 1.25 आता है और ये मोल्स हैं। अच्छा ये किसके मोल्स हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये ऑक्सीजन के मोल्स हैं विच इज़ 1.25 मोल्स। अब बच्चे ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर, कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है बच्चे, अब जो आपका प्रोडक्ट है ना कार्बन डाइऑक्साइड, आपने इसके मोल्स निकालने हैं इन दोनों के मोल्स को देखते हुए। तो मैं कहता हूँ कि अब मुझे मोल्स निकालने हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। सो अब ये बात थोड़ी सी मुश्किल है, गौर से समझनी है मेरी बात। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें बताया गया कि ये ग्लूकोज है, ओके। ग्लूकोज का अगर 1 मोल लिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स पैदा होते हैं। अब बच्चे ये यहाँ पे लिख लेते हैं
कि C6H12O6 ग्लूकोज का अगर 1 मोल हो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अगर ग्लूकोज का 1 मोल लिया जाए तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हमारे पास जो ग्लूकोज के हमने मोल निकाले हैं, ये रहा ग्लूकोज और ये उसके मोल्स निकले हैं, तो वैल्यू आई है 0.148 मोल। 1 मोल तो है ही नहीं, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ग्लूकोज का 1 मोल है, लेकिन जब हमने एक्चुअल मोल्स निकाले तो वो तो 0.148 मोल्स हैं। यानी हमने ग्लूकोज के 1 मोल को 0.148 बनाना है। ठीक है, सो क्या तरीके हैं, देखिए बच्चे, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस वैल्यू 0.148 के साथ, इधर भी और इधर भी 0.148 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखिए क्या होगा। ये 0.148 1 मोल से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है ये 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वही चीज़ आ जाती है, सो 0.148 ही आ जाएगा। तो ये मोल्स हैं किसके, ग्लूकोज के, C6H12O6 के, और अब आपने मल्टीप्लाई करना है 6 मोल को 0.148 के साथ, तो 0.848 मोल्स निकलते हैं, और ये किसके निकल आए, कार्बन डाइऑक्साइड के। ओके, तो अब ये रियल वैल्यू है कि जो ग्लूकोज है C6H12O6 इसके 0.1 सॉरी ये मुझे हाईलाइट करना था, इसके 0.148 मोल्स जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के पैदा होते हैं 0.848 मोल्स। अब आप दोबारा इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जाएं और दूसरे रिएक्टेंट ऑक्सीजन को देखें। ऑक्सीजन के जब बचे 6 मोल इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 मोल पैदा होते हैं। तो अब देखें, अगर ऑक्सीजन O2 के 6 मोल्स इस्तेमाल किए जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के भी 6 मोल्स पैदा होते हैं। लेकिन ये बात तब है ना कि जब ऑक्सीजन के 6 मोल हों। अभी हम ऊपर निकाल के हटे हैं, ये रहा ऑक्सीजन और उसके तो 6 मोल है ही नहीं, 1.25 मोल्स हैं। तो देखें यहाँ से हमें कंपैरिजन करना है, क्या अगर ऑक्सीजन के जितने मोल इस्तेमाल हों, यहाँ पे 6 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के भी तो उतने ही पैदा हो रहे हैं, तो अब ऑक्सीजन के, ये रहा ऑक्सीजन, इसके 1.25 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन के 1.25 मोल्स अगर इस्तेमाल हो रहे हों तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी बचे उतने ही पैदा होने हैं। ठीक है, तो 1.25 मोल ही पैदा होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने बताया कि ऑक्सीजन के जितने मोल हों उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल थे, 1.25 मोल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 1.25 मोल्स पैदा हो रहे हैं। अब बचे स्टेप नंबर 3 है कि आप देखेंगे जो प्रोडक्ट है, आपको पता है ना कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट है, मैं ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही थी, तो यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। अब आपने देखना है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे और यहाँ पे इसके मोल्स कम कौन पैदा कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पे मोल्स हैं 0.848 और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं 1.25 मोल, तो ये कम है ना 0.848, यानी ये मोल कार्बन डाइऑक्साइड के कम हैं। तो फिर ये जो रिएक्टेंट है, ये जो ग्लूकोज है, दिस इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, सो अब हमारे पास आ गया जो ग्लूकोज है यानी C6H12O6, ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, सो दिस इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमें सवाल में क्या बोला गया था, पहले मैं वो दिखा दूं। सवाल में बच्चे आपको बोला गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट निकालनी है। तो अब देखो, आपने कार्बन डाइऑक्साइड के ये वाले मोल्स चूज़ करने हैं जो लिमिटिंग रिएक्टेंट पैदा कर रहे हैं। एक तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं, लेकिन ये हम चूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास ग्लूकोज आ गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो वो जितने मोल्स पैदा कर रहे हैं ना, हमारे पास वो मोल्स आ गए। ठीक, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 0.848 मोल्स आ गए किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन बच्चे हमें मोल्स नहीं निकालने, हमें उसका मैस निकालना है, हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो आपको फार्मूला पता है ना, मोल्स इक्वल होता है मैस ओवर मोलर मैस। सही, सो आपको निकालना है मैस। तो उसके लिए जो नीचे मोलर मैस दिया गया है वो इस तरफ डिवाइड हो रहा है,
इधर ले जाएं तो बच्चे वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मोल्स और ये मोलर मैस आके इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा मैस। ठीक हो गया। अब मोल्स की कितनी वैल्यू है, सबसे पहले मोल्स है ना, तो बच्चे मोल्स की वैल्यू यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं 0.848, सो 0.848 मोल्स हैं मल्टीप्लाई मोलर मैस। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस कितना होता है बच्चे, कार्बन का होता है 12, सही, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन हैं भी तो 2, तो ऑक्सीजन के 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये 12 है प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, 12 को 32 से ऐड करेंगे, जमा करेंगे तो 44 ग्राम आ जाएगा। ओके, सो मोलर मैस है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आता है 37.312। ठीक है, ये मैस निकल आया और मैस का यूनिट होता है ग्राम। सही हो गया। सो ये हमारे पास निकला है कार्बन डाइऑक्साइड का फाइनल मैस।